मोहित ने घर आकर अपने माता पिता की ऐसी हालत देखी तो उसके होश उड़ गए। किसी पार्टी से लौटी अपनी पत्नी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसी हरकत करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई हो। मोहित ने नेहा के ऊपर झल्लाते हुए कहा, मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम अब मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर कर दी। तुमने एक एक दाने का हिसाब मांगा, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं समझी तुम। अपना सामान बांधो और चलती बनो यहाँ से। मोहित ने तमक कर कहा। मोहित अपने माता पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और वो दिन याद करने लगा जब वह अपने माता पिता को अपने साथ शहर लेकर आया था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था तो मिश्रा जी ने पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए एक मोटी रकम मांगी थी, लेकिन मिश्रा जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इतने सारे पैसे जमा कर इलाज करा पाते। उन्होंने अपने बेटे मोहित को फ़ोन किया। हेलो बेटा मोहित, मैं पापा बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है। यह सुन मोहित सन्न रह गया और भावुक होकर बोला, कैसे, कब आया पापा, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा आज सुबह ही आया है, तुम कुछ पैसे भेज दो। बस डॉक्टर ने पूरे 1 लाख रुपए मांगे हैं। मोहित ने नम आंखों से बोला, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप वहाँ ऐसी हालत में हैं, अकेले हैं और मैं यहाँ। नहीं पापा, आप डॉक्टर से कहो कि वह इलाज शुरू करे, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मोहित हड़बड़ाकर घर आया, अपनी पत्नी से बोला, हमें अभी माँ पापा के घर जाना है, माँ को हार्ट अटैक आया है। ओ मोहित, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें पता है ना, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, हमें वहाँ जाना है। 5 स्टार में पार्टी रखी है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। और मोहित, तुम अपनी माँ की चिंता क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ऐसी बीमारियाँ लगी रहती हैं। नेहा मोहित के हाथ में हाथ डालते हुए बोली। मोहित आपने अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और तुम्हें पार्टी की लग रही है। तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने माँ पापा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? मोहित ने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। अपने पापा को दूर से देख कर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। मिश्रा जी बेटे के गले लगकर रोते हुए बोले, बेटा देखो तो तुम्हारी माँ की क्या हालत हो गई है। पापा मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और मोहित ने अपने पिता के आंसू पोंछे और उन्होंने एक चेयर पर बिठा दिया। मोहित अपने पापा के हाथ को पकड़कर बोला, पापा आप यहाँ बैठिए, बस भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं अभी आता हूँ। मोहित जाकर सबसे बड़े डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए, लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मोहित को दिलासा दिया। मोहित जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी माता जी को बचाने की। फिर डॉक्टर कमला जी का इलाज करने में जुट गए। कुछ ही दिनों में कमला जी पूरी तरह ठीक हो गई। मोहित अपनी माँ को अस्पताल से घर लेकर आया और कुछ दिन मोहित ने वहीं रहकर उनकी सेवा की। लेकिन काम की वजह से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे तो मिश्रा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके जोड़ों का दर्द तो हमेशा का है, क्या करे, अब बुढ़ापा है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम अब अपने काम पर लौट जाओ। और मोहित ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन मोहित के हाथ में 2 बैग देखकर उसके मम्मी पापा चौंक गए। अरे बेटा इसमें क्या है, कोई साग सब्जी लेकर जा रहे हो क्या? नहीं पापा, यह सब बैग में आपका सामान है, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं शहर। नहीं बेटा, हम यही सही हैं, बस तुम हमसे मिलने आते रहना, हमारे लिए वही बहुत है। तुम तो जानते हो बेटा कि बहू हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती। मिश्रा जी कहते कहते
भावुक हो गए। पापा आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, पर आप दोनों को मैं अब अकेले नहीं छोड़ सकता। बेटे के इतनी जिद करने पर कमला जी और मिश्रा जी दोनों बेटे के साथ शहर आ गए। अपने सास ससुर को अपने घर देख नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। कमला जी के कदम अपने बेटे के घर में नहीं पड़ रहे थे तो मोहित मुस्कुराता हुआ बोला, मम्मी पापा यह आपका ही घर है, बेझिझक और पूरे अधिकार के साथ आइए। और मोहित ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उनके कमरे में ले गया। उस कमरे को देखकर कमला जी और मिश्रा जी भावुक हो गए। पापा, मैंने जब यह घर खरीदा था तभी आपका कमरा बिल्कुल आप दोनों के हिसाब से सेट करवा लिया था। बेटे का प्यार देखकर दोनों ने मोहित को गले लगा लिया। पापा आप दोनों आराम से रहिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाता हूँ। अपने मम्मी पापा को उनके कमरे में छोड़कर जैसे ही बाहर आया, नेहा मोहित का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसने कहा था तुम्हें इन गंवार बुढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने की लिए? नेहा जुबान संभाल कर बोलो, वो मेरे मम्मी पापा हैं और तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने मम्मी पापा की देखभाल के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहित ने अपनी मम्मी पापा की देखभाल के लिए एक मेड रख ली। मोहित के मम्मी पापा मोहित के साथ बहुत खुश थे, लेकिन बहू हमेशा बड़बड़ाती रहती। एक दिन मोहित को एक मीटिंग के लिए शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। मोहित ने मेड को सब कुछ समझा दिया था कि मेरे बाद मम्मी पापा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मोहित बेटा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? तुम बेफिक्र होकर अपने काम के लिए जाओ, कमला जी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। और मोहित मीटिंग के लिए शहर चला गया। बेटे के जाते ही नेहा हमेशा सास ससुर को ताना देती रहती, यहाँ आकर पड़ गए हैं, इतना भी नहीं जानते शहर में कितनी महंगाई है, इनके आते ही घर में कितने खर्चे बढ़ गए हैं, पूरे घर को दवाई खाना बना कर रखा है। अरे मेरे मैके में तो इन दोनों को कोई नौकर भी न रखे, गंवार कहीं के, ना पहनने की तमीज है न खाने की। बहू की बातें सुनकर दोनों चुप रह जाते। बहू ने घर के नौकर को बेटे के जाते ही उसकी छुट्टी कर दी और उसकी जगह मिश्रा जी को काम पर लगा दिया। नेहा दंदनाते हुए उनके कमरे में आई और तमक कर बोली, बहुत हो गए मेहमानबाजी, अब चलिए पापा जी, थोड़ा हाथ पैर भी चला लीजिए, वरना बुढ़ापे में खून जाम हो गए तो आपको ही तकलीफ होगी। नेहा तमक कर बोली, मम्मी जी आप थोड़ा रसोई में आकर मेरा हाथ बटाइए। बेटा तुम्हें जितना काम बताना है मुझे बता दो, पर कमला से यह सब कुछ नहीं होगा। हाँ, आप दोनों तो यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने को ही पड़े हैं, बस काम को कह दो तो बहाने बनाने लगते हैं। नेहा मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए बोली, यह पकड़िए थैला और सब्जी लेकर आइए, और हाँ, सब्जी लाकर रसोई में धोकर रख देना। मिश्रा जी ने थैला पकड़ा और सब्जी लाने चल दिए और लाकर उन्हें रसोई में रख दी। बेटा मैंने सब्जी रसोई में धोकर रख दी है, सुबह सुबह सब्जी लाने और धोने में हाथ पैर सन्न हो गए। 2 कप चाय बना दो बेटा, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। सब्जी लाकर आपने कोई एहसान नहीं किया है, यहाँ रहेंगे तो काम भी तो करना पड़ेगा। जाइए खुद ही बना लीजिए, बहू ने एकदम से तमक कर कहा और अपनी चाय कमरे में लेकर चली गई। मिश्रा जी ने 2 कप चाय बनाई और खुद लेकर अपने कमरे में चले गए। यह देखकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। अरे कमला, तुम चाय पियो और सब भूल जाओ, हमारा बेटा हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमला जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों चाय पीने लगे। दोपहर को रसोई में जाकर देखा तो बहू ने खाना भी नहीं बनाया था, तो मिश्रा जी ने खुद ही खाना बनाया और कमला जी को भी खिलाया।
कमला जी से अब काम नहीं होता था, क्योंकि उनके हाथ पैर अब ज़्यादा ही दर्द करने लगे थे। बहू कमरे से बाहर आई तो आकर अकड़ कर बोली, यह क्या है? आप लोगों को जरा भी तमीज़ नहीं है? पूरी रसोई फैला रखी है गंवार कहीं के। मुझे पूरी रसोई साफ चाहिए। जब से आए हैं एक भी काम को हाथ नहीं लगाया। मिश्रा जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं खुद कर दूंगा, रसोई और बर्तन साफ कर दूंगा। इतना कह बहू वहाँ से चली गई। बेचारे मिश्रा जी ने सारी रसोई और बर्तन साफ किए। कुछ खाना दोपहर का ही बचा गया था तो शाम को वही खाकर सो गए। बेटा माँ बाप का हाल चाल पूछने के लिए रोज सुबह शाम फोन करता, मगर मिश्रा जी और कमला जी अपने बेटे से बहू की कुछ भी शिकायत नहीं करते। अगली सुबह बहू 200 रुपये सब्जी लाने के लिए देते हुए बोली, सारी सब्जी का हिसाब पर्चे पर लिखवा कर लाना। मिश्रा जी चुपचाप थैला लेकर चले गए। सब्जी वाले को मिश्रा जी थैला पकड़ा दिए। अच्छा भाई, एक काम कर दो, एक कागज़ पर हिसाब लिख कर देना। अच्छा बाबूजी, कहते हुए सब्जी वाले ने पास रखे कागज़ के एक टुकड़े पर सारी सब्जी का दाम लिखकर बाबूजी को पकड़ा दिया। मिश्रा जी सोचने लगे, चलो अच्छा है, सारी सब्जी का दाम और वजन पेपर पर लिखा है तो बहू को कोई शक भी नहीं होगा। बेचारे बाबूजी की इस कड़ाके की सर्दी में सब्जी लाते हुए हालत खराब हो गई। रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी तो वहां रुककर उन्होंने 10 रुपये की चाय पी ली। थोड़ी देर बाद पास में जल रही आग पर अपने हाथ पैर सेंके और बेचारे फिर चल दिए। सब्जी का थैला लाकर इतनी ठंड में ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर कटे जा रहे हों। जैसे तैसे बेचारे बाबूजी घर पहुँचे। रसोई में सब्जी धोकर रख दी। बहू सब्जी आ गई है, लेकिन बहू अभी सोकर ही नहीं उठी थी, शायद दोबारा सो गई थी। उन्होंने खुद ही दो कप चाय बनाई और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बहू चिल्लाने की आवाज़ आई, मुझे पता था चोरी तो इन जैसे लोगों के खून में ही बसी होती है। बाबूजी, सब्जी में 10 रुपये बचे थे, वह कहाँ चले गए? आपको इतना भी नहीं पता कि किसी की चीज़ उसके बिना इजाज़त की नहीं लेनी चाहिए? कहाँ है बाकी के पैसे? बाबूजी संकोचते हुए बोले, बहुत ठंड लग रही थी, रास्ते में मैंने 10 रुपये की चाय पी ली। यहाँ तक आने में आपके हाथ पैर टूट नहीं जाते? घर आकर नहीं पी सकते थे? एक तो हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं और हमारे ही नाक में दम कर रखा है। इस तरह की बातें सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई, पर बेटे की खातिर वह सब कुछ चुपचाप सह गए। अब तो बाबूजी रोज ही अपना और अपनी पत्नी का चाय नाश्ता खाना सब कुछ बनाते और बर्तन रसोई भी खुद ही साफ करते। अगले दिन बहू की सहेली उससे मिलने घर आई, तब बाबूजी कमला जी के लिए दलिया बना रहे थे। अरे रीटा, तू क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती तुझसे मिलने के लिए। नेहा हड़बड़ाते हुए अपनी सहेली से कहा, क्यों, मैं तेरे घर नहीं आ सकती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चल तू मेरे कमरे में चल, वहाँ चलकर बात करते हैं। नेहा रीटा को हाथ पकड़कर तेजी से अपने कमरे में ले गई ताकि बाबूजी की नज़र उस पर न पड़े। दोनों आपस में बातें कर रही थी कि बाबूजी वहाँ पहुँच गए। बहू, मुझे घी नहीं मिल रही है, कहाँ रखा है? आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो, समझ नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से। नेहा बाबूजी पर चिल्लाते हुए बोली। रीटा ने नेहा से पूछा, कौन है? और पहले तो कभी नहीं देखा। अरे कुछ नहीं, नया नौकर है यार, अभी नया लगा है, ना तो इसे कुछ पता है ना कुछ कौन सा सामान कहाँ रखा है। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखें नम हो गई। पीछे से बहू की ने आवाज़ दी, सुनो, मेरी और मेरी सहेली के लिए 2 कप कॉफ़ी लेकर आओ जल्दी। बाबूजी ने अपने आंसू पोंछे और कॉफ़ी बनाकर बहू के कमरे में ले गए और चुपचाप वहां से वापस आ गए और अपनी पत्नी के लिए बिना घी का दलिया लेकर चले गए। क्या हुआ जी? बहू किस पर चिल्ला रही थी?
अरे कुछ नहीं, तुम दलिया खाओ वरना ठंडी हो जाएगी। इतने में बहू चिल्लाते हुए आई, अगर कॉफ़ी नहीं बनाने आती तो बता नहीं सकते थे, मुंह का सारा टेस्ट खराब कर दिया। क्या हुआ बहू? कमला जी ने प्रेम से अपनी बहू से पूछा। आप चुप रहिए, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अभी मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेली के साथ, आप लोगों को तो आकर बताती हूँ। और हाँ, मेरे आने से पहले घर पूरा साफ हो जाना चाहिए। इतना कहकर बहू अपनी सहेली के साथ बाहर निकल गई। बहू की बातें सुनकर कमला जी रोने लगी। अरे कमला, तुम बात बात पर रोया मत करो। देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुरा है? तुम ही तो कहती हो कि आदमी के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना उसका शरीर जाम हो जाता है और ऊपर से 100 बीमारियां और लग जाती हैं। बाबूजी ने कमला जी के आंसू पोंछते हुए और उन्हें कम्बल उड़ाकर आराम करने के लिए बोल दिया और खुद रसोई में बर्तन साफ करने लगे। दूसरे शहर में कंपनी की मीटिंग खत्म करके मोहित घर आया। मम्मी पापा कहाँ हो आप? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मम्मी पापा के कमरे में रोहित दौड़कर गया, माँ के पैर छूते हुए बोला, अरे माँ कैसी हो और आपकी तबीयत कैसी है? बेटे को सामने देख कमला जी की आंखें भर आई। माँ देखो तो मैं दिल्ली से आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके लिए नया शॉल, नई जर्सी। और बाबूजी कहाँ हैं? मैं कब से पूछ रहा हूँ, वह कहीं दिख नहीं रहे हैं। कमला जी रोते रोते अपने बेटे से सब बता दिया। यह सुन मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में जाकर देखा तो बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। यह देख मोहित की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, तुम कब आए? हाँ बाबूजी, काम जल्दी हो गया था तो बस चला आया। इतने में नेहा भी वहाँ घर पहुँच गई थी और मोहित को देखकर उसके होश उड़ गए। अरे मोहित, तुमने तो बोला था कि तुम 2 दिन बाद आओगे, फिर यहाँ कैसे? नेहा जैसे ही मोहित के पास आने लगी, मोहित ने एक जोरदार तमाचा नेहा के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान माँ बाप के साथ ऐसा करने की? यह घर उनके बेटे का है, तुम इसे कोई दहेज में नहीं लेकर आई थी। मोहित ने नेहा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम मेरे मम्मी पापा को अपने माता पिता की तरह प्यार और सम्मान दोगी, क्योंकि हर रिश्ते को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाद मेरे माँ बाप की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बदसे बदतर कर दी। तुमने एक एक पाई का हिसाब लिया, उनकी बेइज्जती की। वह अपने बेटी की कमाई खाते हैं, तुम्हारी बाप की नहीं समझी तुम? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मोहित ने नेहा के ऊपर गुस्सा कर कहा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नेहा रोते हुए मोहित के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मोहित, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने जन्मदाता माता पिता का अपमान सहूँ तुम्हारे लिए, उनको अकेला छोड़ दूँ। मैंने सोचा था कभी ना कभी तो तुम मेरे मम्मी पापा को समझोगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम जैसे औरतें ही हंसते खेलते परिवार को भी नर्क बनाकर रख देती हैं। देखो मेरे मम्मी पापा को, अभी भी वह तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं और तुमने मेरे मम्मी पापा की क्या हालत नौकरों से भी बदसे बदतर कर दी। अरे शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इतना कहकर मोहित अपने मम्मी पापा के पैरों में बैठकर माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे रहते आज के बाद आप दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। नेहा भी कमला जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के घमंड में मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कमला जी बोली, बेटा माफ़ कर दे आप बहू को, लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन रोहित ने उनकी एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाबूजी ने रोहित को रोकना चाहा। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर मैंने आज नेहा को माफ़ कर दिया तो जो औरतें अपने सास ससुर के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती हैं उनको कौन सबक
कैसे मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दाबें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो।